हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो चैप्टर 2 है। उसका जो नाम है वो कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ये बुक जो मैंने इसमें चेंज की है क्योंकि जो फर्स्ट 2 बुक्स थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी, और ये वाली जो बुक है थोड़ी सी इजी है। तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे ज़्यादातर। तो इसका नाम जो है हयात, विलियम एच हयात है, और 6th एडिशन है इसका। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, चैप्टर 2 के अंदर हम लोग शुरू करते हैं फोर्स, यानी कूलम्स लॉ, और किसे हम शुरू करते हैं जो कि हम लोग एफएससी में भी देख चुके हैं कि फोर्स बिटवीन चार्जेस जो है उसका क्या रिलेशन होता है, किस एक्सप्रेशन से डिक्लेयर किया जाता है। अब ये जो फोर्स है आपका, जो मतलब के Q1 Q2 और आर के जो है, ये बता रही है कि आपको फोर्स का रिलेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के दरमियान। जो चार्जेस जो यानी कि आपके स्पेस के अंदर पड़े हुए हैं Q1 और Q2, यानी कि उनके ऊपर जो चार्ज होगा उन दोनों का जो रिलेशन होगा वो बिल्कुल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब उनके आपस में फोर्सेस जो होंगी वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज लेवल, यानी कि उनके ऊपर चार्ज लेवल कितना है। और इसी तरह अगर जब जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान में अगर डिस्टेंस अगर आपका कम या ज़्यादा है, उसके लिहाज से आपकी जो फोर्स है वो भी इफेक्ट करेगी, जिसका आप देख सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू कि फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया हुआ इसने आर स्क्वायर से, और जो के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के की वैल्यू हमें निकाल सकते हैं, वो इस फार्मूले के थ्रू है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट। और जो आपका जो ई नॉट है वो आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू है 8.85 इंटू टेंस पर माइनस 12 फेरेड पर मीटर। और इसी तरह हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है कूलम्स लॉ का, वो आपका ये है Q1 Q2 और 4 पाई यूनिट आर स्क्वायर। अगर हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आया, अब हमें ये जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन हम लोग यानी कि पढ़ते हुए आए हैं, अगर हम लोगों ने देखना है कि इस एक्सप्रेशन को का रिलेशन जो है, यानी कि एक वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या होगा। मतलब आपका एक चार्ज पड़ा है, जाहिर सी बात है उसकी जो फोर्स है, उसकी जो भी आपकी फोर्स लग रही है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, वो भी अगर फ्री स्पेस में अगर पड़ा होगा तो वो यूनिडायरेक्शनल तो नहीं होगी। वो जाहिर सी बात है उसमें आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई आएगा और जी आएगा। अब इसी चीज़ को हम लोगों ने अगर हमने उस वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास, पर मैं इसकी बात कर रहा था, आपके पास ये चार्ज है Q1 है, Q2 है। ये आपका रीजन है, कोई कोई जगह आप यानी कि ले लें जहाँ से आप लोगों ने डिफाइन करना है डिस्टेंस कि चार्ज 1 का कितना और चार्ज 2 का कितना है। ये रीजन है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका डिस्टेंस Q1 का जो है R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ से रीजन से लेकर यहाँ Q2 चार्ज तक जो है R2 डिस्टेंस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिजल्टेंट जो होगा आप लोगों का इन दोनों का आपस में डिस्टेंस R12 हो जाएगा, जो कि आपका R2 माइनस R1 होगा। इसी तरह आपका जो A12 है आपका यूनिट वेक्टर along the direction of that वेक्टर। और इसी तरह आप उन्होंने अगर फाइंड करनी है Q1 चार्ज की फोर्स Q2 के ऊपर, वो आपकी रिजल्टेंट निकलती है F2 से। और इस फॉर्म को हम इस वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू, जो आपको यानी कि ये शो हो रही है F2। ये आपने फाइंड करनी है फोर्स 2 जो कि आपके चार्ज 2 के ऊपर लग रही है F1 के थ्रू। और फोर्स 2 आपने कैलकुलेट कर ली Q1 Q2 और 4 पाई नॉट R12 स्क्वायर और A12। जबकि आपका जो R12 जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपका एक तरह से मैग्नीट्यूड ही है, ये आपका एक मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। लेटर आप लोग देखोगे कि ये मैग्नीट्यूड एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नी ये आपका यूनिट वेक्टर आप कैसे कैलकुलेट करना है, R12 और R12 का मैग्नीट्यूड, ये जो नीचे वाला मैग्नीट्यूड आएगा वो इस मैग्नीट्यूड का यानी कि इसका ये क्यूब बन जाएगा। ठीक हो गया। और R12 आप लोगों को कैसे फाइंड करना है, ये वेक्टर आपका R2 माइनस R1, और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड आप लोग ले लोगे जो आप लोगों के ऊपर फाइंड किया होगा, उसके जो वैल्यूज होंगी। एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक चार्ज आपके पास Q1 है जिसकी वैल्यू ये है, और वो एक M पॉइंट के ऊपर पड़ा है, और एक चार्ज 2 है जिसकी वैल्यू ये है कूलम, और वो एक N पॉइंट पे पड़ा है। मतलब ये है कि आपका यहाँ पे ये आप फॉर एग्जांपल आप इसको M पॉइंट ले लें, और आप इसको आप N पॉइंट ले लें। ये आपके दो चार्जेस जो बड़े हुए हैं। और इसी तरह आपने फोर्स फाइंड करनी है Q2 की, Q2 पे फाइंड करनी है जो Q1 आपको एग्जर्ट कर रहा है। यानी कि
Q1 की जो फोर्स Q2 के ऊपर लगी है वो आपने Q F2 यानी कि ये फाइंड करनी है F2। और में इसी तरह आपके पास M कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपके पास N कोऑर्डिनेट गिवन है। तो यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो है आपका R1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका पॉइंट्स आ गया। ये आपके पास एक पॉइंट बन गया R1, और ये आपके पास पॉइंट बन गए R2। ठीक हो गया। और R1 और R2 आ गए, तो आपके पास R12 जो आप लोगों ने फाइंड करना है हमारे पास ये एक डायग्राम यानी कि फिगर एक्सप्रेशन है हमारे पास, सॉरी। तो A12 हमारे पास क्या था कि R12 ओवर R1 मैग्नीट्यूड ऑफ R12। R12 हमारे पास कैसे आएगा, R2 माइनस R1। सिमिलरली इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज हैं 2 0 5 जो है, ये आप माइनस कर देंगे। इससे 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 0 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। R12 हमारे पास आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक हो गया, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। ये आपके पास R12 आ गया, और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड आप ले लें इस कंपोनेंट्स के, जो है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपके पास 9 आ गया। 9 का मैग्नीट्यूड आप स्क्वायर रूट दें तो आपके पास 3 आ जाएगा। ये आपके पास R12 आ गया वैल्यू। आप लोगों ने सिंपली आप क्या करना है, ये आपका R12 था, और ये मैंने आपको बताया था ये आपका R12 मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और वो आपका 9 बन जाएगा। यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर आ गया, और ये आपका आगे कंपोनेंट्स ऐसे ही आ गया। ये आपका R12 है, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ R12 है, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ R12 का स्क्वायर है। तो आपने सिंपली वैल्यूज पुट की, आपके पास फोर्स आ जाती है। और अब आप देखोगे कि ये यानी कि एक्स एक्सिस के यानी कि आपके एक्स एक्सिस के दौरान कितनी आपकी फोर्स लग रही है, और वाई एक्सिस के की डायरेक्शन में कितनी फोर्स है, और आपकी जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है। तो आप जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये वाला आता है -10 +20 और -20। दो एक्सिस के जो डायरेक्शन के अंदर फोर्स इक्वल लग रही है, जबकि एक्स की डायरेक्शन में फोर्स कम है। अब आप देखो कि अगर आपने फाइंड की फोर्स Q1 की Q2 के ऊपर, यानी कि फोर्स F2 फाइंड कर ली, जबकि आप F2 की F1 Q2 की Q1 के ऊपर भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपकी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। हम इस तरह कह सकते हैं कि F2 जो है, F1 जो है इज नेगेटिव ऑफ F2 भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी, सिमिलरली सेम। ये आपका प्लस में आ जाएगा, ये आपका माइनस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा। मैं ये इस चीज़ को मैं इससे रिप्रेजेंट करूँगा कि आपने यहाँ से लेकर जो है फाइंड करनी है इसके ऊपर फोर्स, तो आपकी कितनी लगेगी। ठीक हो गया। तो आपकी रिजल्टेंट निकल आएगी यहाँ पे फोर्स, ये वाली फोर्स आपकी रिजल्टेंट निकल आएगी। और जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये आपकी बन जाती है F1 बन जाती है। ठीक है, ये F1 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आता है। इसमें यह है कि आपके पास Q1 चार्ज है अगर फ्री स्पेस में पड़ा हुआ, और आपने Q2 चार्ज जो है उसके इर्द गिर्द आप रोटेट कर रहे हो, तो एक फोर्स जो है आपकी Q1 जो एग्जर्ट हो रही होगी Q2 के ऊपर, जिसको उसने इस एक्सप्रेशन से बस डिक्लेयर कर दिया। अब वो कहते हैं जिस फोर्स जो इसके इर्द गिर्द जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बनती है, जो कि Q2 के ऊपर एग्जर्ट हो रही है, और कि कितनी इंटेंसिटी के साथ जो है वो फोर्स एग्जर्ट हो रही है इस चार्ज के ऊपर, तो उसको हम कह देते हैं कि वो फोर्स बाई चार्ज जो है, पर यूनिट चार्ज जो है, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने क्या किया कि E इज इक्वल टू F1 और Q, या आपका आ गया फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है आपका, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये आपका R1 T जो है आपका टेस्ट चार्ज है, जो आप इसके Q1 के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे थे, और आपका सीधा यूनिट के साथ उसके वेक्टर भी आ गए A12। ये सिमिलरली वही चीज़ है जो आपने पीछे वेक्टर पढ़े हैं। आपका इस एक्सप्रेशन को हम लोग अगर जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनती है कि 4 पाई E0 R²। ये सिर्फ सिंपली वही चीज़ें बार बार यानी कि रिपीट करें डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। मतलब एक 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 पॉइंट है जहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे चार्ज है, और इसके इस डायरेक्शन से यहाँ तक जो आपका आर वेक्टर है एक, ठीक है, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर आपने फाइंड करनी है, तो आप उसका एक्सप्रेशन जो आपका ये इसने बता दिया होगा। ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे ये बताई हुई है। ए आर जो है आपका यूनिट वेक्टर है,
और इसने आगे चलते हैं हम। और अगर आपने इसको फर्दर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है इसको कंपोनेंट वाइज जो है, मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर, जी डायरेक्शन के अंदर क्या एक्सप्रेशन बनता है इसका, तो वो हमारा ये एक्सप्रेशन बनता है इस तरह। एक्स की आपकी लग होगी, यानी कि ए एक्स वाला कंपोनेंट लग होगा जिसका एक्स ओवर रूट एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के, ये आपका मैग्नीट्यूड ही है सिंपली, उसका कंपोनेंट डिवाइड उसका मैग्नीट्यूड टोटल वेक्टर का। सिमिलरली वाई कंपोनेंट उसका उसका टोटल मैग्नीट्यूड, और जी का कंपोनेंट ओवर डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड। और ये जो आपका है वो जो आपका आर जो डिफरेंस होगा उसका सिंपली उसका मतलब R1 आर जो है आपका फॉर एग्जांपल 1 2 पॉइंट के ऊपर R2 माइनस R1 जो होगा उसके सिंपली जो एक वेक्टर निकलेगा उसके जो कंपोनेंट वैल्यूज होंगे उसका आप लोगों ने स्केयर कर लेना। ये आपका सिमिलरली एक्स उसको ही रिप्रेजेंट कर एक्स के प्लस वाई के प्लस जी स्केयर, जो वैल्यूज होंगे उनके जो ये फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स स्केयर हो गया, ये आपका वाई स्केयर हो गया, आपका जी स्केयर हो गया, ये सिंपली उनकी स्केयर ले लेंगे और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अगर हम इसको हम अगर थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम लोगों ने मालूम करनी है मतलब इसी को सिंप्लीफाई वो कर रहा है, तो वो इसको क्या कर रहा है, आर माइनस आर डैश, मतलब दो पॉइंट्स हैं कोई जिसमें क्यू जो आपका चार्ज वन है उसका रीजन से जो है वो आपका आर का यानी कि आर से रिप्रेजेंट किया उसने डिस्टेंस को, और इस तरह आपका रीजन से क्यू वन को उसने आर डैश को रिप्रेजेंट किया। तो इसमें अब आप ये देख लो कि आर माइनस आर डैश इसी तरह सिंपली वो ये आपका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका मैग्नीट्यूड का स्केयर आ गया। ठीक हो कि जो मैंने आपसे पहले बात की थी वो मैग्नीट्यूड का स्केयर जो आपका क्यूब बन जाता है। अब वो सिंपली इन तीनों दोनों जो नीचे उसकी जो एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था और सिंपली जो बाहर एक वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड था, उसके उसने पावर्स को आपस में यानी कि ऐड कर लिया, ये आपका क्यूब आ गया, ऊपर आपका सिंपली सेम इसी तरह रहा। बाद में उसने उसको जो है कंपोनेंट वाइज जो है उसने कोऑर्डिनेट वाइज जो उसको अलग कर ली वैल्यूज, ए एक्स ए वाई और ए जी को। और जो नीचे है आपका उसी तरह आपका 3/2 आ गया, यानी कि जो कंपोनेंट्स का था उनका स्केयर आ गया, वाई माइनस वाई डैश का, जेड माइनस जेड डैश का स्केयर आ गया। ये आपका ये बन जाता है आपका एक तरह से यही चीज़ बन जाती है क्यूब का। इसको आप लोग स्केयर रूट करोगे तो 3/2 आ जाएगा। आगे चलते हैं हम इसमें। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें वो ये कह रहा है कि दो चार्जेस हैं आपके पास, एक Q1 है एक Q2, और एक पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों ने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 और ड्यू टू Q2। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आप लोग देख रहे हो E2 ये है, और इस Q1 की जो P1 के ऊपर लग रही है फोर्स उसकी इंटेंसिटी ये है। तो आपने रिजल्टेंट फाइंड करनी है यार, जो रिजल्टेंट होगी आपकी वो इन दोनों का सम होगी। हम देखते हैं ये किस तरह सम बनता है। पहले आप लोग वही चीज़ें देख लें कि आपको यहाँ से ये आपको रीजन पॉइंट है, रीजन पॉइंट से Q1 तक आपका R1 है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये ऐसे ही रहेंगी चीज़ें वैल्यूज। इस रीजन पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है आपका डिस्टेंस R है, तो आपका Q1 से जो है चार्ज 1 से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा R माइनस R1 होगा। सिमिलरली आपका ये इस रीजन से लेकर 0 से लेकर आपका इस Q तक 2 तक जो है आपका चार्ज 2 तक R2 है, और यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक सॉरी यहाँ से इस रीजन से लेकर आपके इस पॉइंट तक आपका डिस्टेंस आर है, तो आपका ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ चार्ज तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, आर माइनस R2, ये आपका डिस्टेंस हो गया। इसको हमने एक्सप्रेशन में किस तरह देखा है कि आप लोग देख लो कि रिजल्टेंट जो है आपका वो सम ऑफ फोर्सेस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने निकालनी थी तो वो दोनों दोनों चार्जेस की जो थी फोर्सेस पॉइंट के ऊपर जो लग रही थी उन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब उन दोनों के सम बन के यानी कि आ रहा है सामने। सिमिलरली ये तो दो चार्जेस के, इसी तरह तीन चार्जेस होंगे तो उसकी भी फोर्स ऐड हो जाएगी, यहाँ पे उसका कंपोनेंट A3 आ जाएगा, इसी तरह A1 ओवर R माइनस R डैश और उसके स्केयर आ गया। और A1 जो है आपका यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर आप लोग देख लोगे इसका जो यूनिट वेक्टर ये है कि A1 है बताया होगा इसने, और इसका यूनिट वेक्टर आपका A2 ये है, जो आपका चार्ज 2 का उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है।
सिमिलर नीचे उसका मैग्नीट्यूड जो इस वेक्टर का जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा, और जो डिवाइड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका नीचे आप उसको क्यूब भी कर सकते हो, या तो आप इसको सेपरेट लिख लो, और इसका इस वेक्टर का जो इस यूनिट वेक्टर का जो अपना मैग्नीट्यूड उसको आप अलग भी कर सकते हो। आप देख रहे हो कि इसने Q1 का अलग फोर्स इसने फाइंड कर लिया और Q2 की अलग फोर्स फाइंड हो गई, तो इन दोनों का पास प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी, जो कि दोनों चार्जेस की वजह से उस पॉइंट के ऊपर हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमने जनरल एक्सप्रेशन है उसका, यानी कि चार्जेस जितने मर्जी हों उनकी फोर्सेस सबकी ऐड हो जाती हैं, और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह आ जाता है। इस एग्जांपल हम लोग करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी ये एग्जांपल आप लोग की। इसमें क्या आप वो बता रहा है कि आपके पास चार चार्जेस हैं क्यू, जो कि चार पॉइंट्स के ऊपर पड़े हुए हैं, P1, P2, P3, P4। ठीक हो गया, और एक आर्बिट्ररी पॉइंट है जहाँ पे जो कि जिसको उसने P से बताया है, और आपने ये रिजल्टेंट फाइंड करनी है फोर्स इस पॉइंट के ऊपर सब चार्जेस की। ये आप देख रहे हो डायरेक्टेड है इस पॉइंट के ऊपर, क्या कितनी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है, वो आप लोग देखते हैं कैसे फाइंड करनी है। इसमें हम अगर एक पॉइंट के ऊपर जाएं तो अच्छा, तो अगर हम इसको कंपेयर करें R-R1 हमारे पास किस तरह आया है, हम इसको इस तरह समझ लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिन पॉइंट, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, और यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हम कह लेते हैं हमारे पास R1 है। ठीक है, इस चार्ज तक ये आपका चार्ज 1 है यहाँ पे, और चार्ज जो है आपका इक्वल उसकी वैल्यू, यानी कि 3 नैनो कूलम चार्ज है, वो आपका तीनों चारों प्लेसेस के ऊपर इक्वल अमाउंट का पड़ा हुआ है। तो हम इसको ये आपको मैंने बताया कि आपका ये ओरिजिन पॉइंट से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट तक जो आपका R1 है, और जो कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक इस चार्ज तक आपका R1 से रिप्रेजेंट किया, इस पॉइंट से लेकर इस P पॉइंट तक जो आपका R को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर हम उसको फिगर को कंपेयर करें तो आपका इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो है आपका R को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके पास ये जो रिजल्टेंट है ये आ जाएगा R-R1। सही हो गया, तो R-R1 अगर आप करेंगे तो आपके पास ये 1-1, ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, और ज़ीरो 1-0 आपका एक जी कंपोनेंट आ गया आपके पास, जो कि हमारे पास ये आपके पास ये शो हो रहा है, ये इसने यहाँ पे भी किया है ये, तो ये जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, यार मैं सार इसने कि ए जी रह गया सिर्फ इसके पास, ए जी हमारे पास आ गया वहाँ पे कंपोनेंट। और इसके नीचे आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें, ये हम कंपोनेंट वो वाला फाइंड कर रहे हैं, इसकी ये चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं अभी, हम ये वाली जो यूनिट वेक्टर हम वो फाइंड कर रहे हैं। तो इसका नीचे का मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली आपके पास 1 का स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ गया। और बाकी चार्जेस और वो जो चीज़ें थी आपकी वो बाकी कॉमन थी, ये आपने इसने यहाँ पे किया हुआ है, ये यहाँ पे उसने किया हुआ है, और ये आपको 26.96 वोल्ट मीटर आ जाती है इस वैल्यू, ये उसने बाहर ले गया वहाँ पे। और ये जो नीचे एक्सप्रेशन आ रही है ये 26.96 के नीचे एक्सप्रेशन थी, जो कि वो मैग्नीट्यूड का स्केयर था, जो कि ये है। ठीक हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हमारे पास आएगा, 1 आया था, और 1 का स्केयर हो गया वो 1 ही हो जाएगा आपका। सही हो गया। इस तरह अगर हम लोग दूसरे पॉइंट को अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हम पॉइंट P2 को देखते हैं, तो ये आपका रीजन पॉइंट था ये वाला। ठीक है, यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक जो है वो वेक्टर जो है आपका R2 है, और आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका R वेक्टर है। तो आपका यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका क्या वेक्टर हो जाएगा, R-R2 हो जाएगा। तो इसको अब भी हम लोग कर लेते हैं, इसमें 1 माइनस यानी कि ये 2 बन जाएगा, और 1-1 ये आपका 0 बन गया, ये 1-0 1 हो गया आपका, यानी कि आपके पास x कंपोनेंट आ गया और आपके पास z कंपोनेंट आ गया। और R-R2
R-R2 कहाँ पे, ये आपके पास ये इसने बताया हुआ है यहाँ पे, ये आपका टू कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट आ गया और आपका एक जी कंपोनेंट आ गया। एक्स ये वन प्लस वन टू, ठीक है, ये प्लस वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, आपका टू एक्स आ गया और आपके पास ये वन आ गया जी कंपोनेंट। सिमिलर इसका आप मैग्नीट्यूड ले लें, टू प्लस टू का स्केयर आपका फोर आ गया, प्लस वन फाइव आ गया, स्केयर रूट फाइव आप कर लें और इसी तरह आपका स्केयर रूट फाइव का स्केयर करेंगे तो आपके पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा नीचे। बहुत सिंपल है, यानी कि काफ़ी, यानी कि एक्सप्लेन करके मैंने आपको चीज़ बता दी है। तो सिमिलरली आप लोगों ने दूसरे वेक्टर्स भी इसी तरह ही फाइंड करने हैं, इस पोजीशन से लेकर आपका क्या पॉइंट बनता है क्यू थ्री के लिए चार्ज के लिए और क्यू फोर चार्ज के लिए, तो वो सिमिलरली आप लोग उसी तरह फाइंड करेंगे। आपके पास ये एक फाइनल इलेक्ट्रिक डेंसिटी आ जाती है डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी चार्जेस की उस पॉइंट के ऊपर, वो आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट में हम लोग ये देखेंगे फील्ड ड्यू टू डिफरेंट, मतलब लाइन ऑफ चार्ज में क्या बिहेवियर होता है और उसमें कंटिन्यू शीट के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है जब आपके कंटिन्यू शीट के ऊपर चार्ज पड़े हो। तब के लिए तब तक के लिए इतना ही ठीक है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।